थायराइड के नोड्यूल्स की वजह से गले में सूजन की ट्रीटमेंट के लिए ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट हेमीथायराइडेक्टमी बेटर है या एक मिनिमली इन्वेजिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट थायराइड एब्लेशन। ये सवाल उन सारे मरीजों के दिमाग में घूमता है जिनको दोनों ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा कि थायराइड एब्लेशन के क्या फायदे हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पेशेंट्स आइडियल कैंडिडेट्स हैं थर्मल एब्लेशन के लिए। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से पेशेंट्स के लिए हेमीथायराइडेक्टमी बेहतर है एज कंपेयर टू द एब्लेशन, और एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन बनाते हैं कि कैसे डिसाइड करना चाहिए कि किस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट ऑफर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन की। थर्मल एब्लेशन सबसे अप्रोप्रिएट उन पेशेंट्स में होता है जिसमें कॉम्प्रेसिव सिम्टम्स या कॉस्मेटिक कंप्लेंट्स हैं, और ये परेशानियां मेनली एक नोड्यूल या एक डोमिनेंट नोड्यूल की वजह से है। अल्ट्रासाउंड, जिसमें नोड्यूल को एक इंटरनेशनल स्कोरिंग सिस्टम जिसको टायराइड स्कोरिंग कहते हैं दिया जाता है। ये स्कोर अगर 1, 2 या 3 है तो एफएनएसी, सिंगल एफएनएसी से काम चलता है। अगर ये स्कोर 4 है तो एटलीस्ट 2 एफएनएसीज रिक्वायर्ड होती हैं, ये श्योर होने के लिए कि नोड्यूल्स बिनाइन है। अगर हम एक रिवाइज करें क्या फायदे हैं थर्मल एब्लेशन के, तो नंबर 1 नोड्यूल्स के वॉल्यूम में रिडक्शन, नंबर 2 कॉम्प्रेसिव सिम्टम्स और कॉस्मेटिक कंसर्न्स में इंप्रूवमेंट, नंबर 3 कोई स्कार नहीं, नंबर 4 थायराइड हार्मोन सप्लीमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है फ्यूचर में, नंबर 5 क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट, नंबर 6 नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया में ट्रीटमेंट होता है, नंबर 7 लेस रिकवरी टाइम, और नंबर 8 फास्टर कम बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज। रिस्क फैक्टर्स की बात करूं आप एब्लेशन में, तो 1% पेशेंट्स में थर्मल एब्लेशन की वजह से रिकरेंट लैंजियल नर्व की इंजरी, जिससे वॉइस चेंजेस होता है, ये देखा जा सकता है। अगर इस इंजरी की बात करें सर्जरी में, तो ये चांसेस 4 to 5% होते हैं। नोड्यूल रप्चर रिस्क 0.1% केसेस में, वेरी रेयर। ट्रीटमेंट के बाद रीग्रोथ ऑफ नोड्यूल का रिस्क 2 से 3% पेशेंट्स में होता है, जिसको अगेन दोबारा एब्लेशन करके ट्रीट किया जा सकता है। ये बताना भी इम्पोर्टेंट है कि बीच बीच में अल्ट्रासाउंड के दौरान हमें नोड्यूल्स पर नजर रखने की जरूरत होती है। अगर नोड्यूल्स में सॉलिड कंपोनेंट का वॉल्यूम 30 ml से ज्यादा है तो एक से ज्यादा सेटिंग की जरूरत पड़ सकती है। मल्टी नोडुलर गोइटर है तो भी एक से ज्यादा सेटिंग की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा पेशेंट्स को ये भी बताना जरूरी है कि सर्जरी के कंपैरिजन में एब्लेशन के रिजल्ट इमीडिएट नहीं आते हैं, बल्कि कुछ टाइम लगता है, कुछ मंथ्स लगते हैं। फर्स्ट मंथ में तो रिडक्शन ऑफ साइज बहुत लिमिटेड हो सकता है। अगर रिसर्च स्टडीज की बात करें तो 6 मंथ्स पर वॉल्यूम रिडक्शन नोड्यूल्स का 65% होता है, 1 ईयर पे 75% और 3 इयर्स में 92% देखा गया है। मतलब समय बीतने के साथ वॉल्यूम रिडक्शन बढ़ता जाता है। हालांकि कॉम्प्रेसिव और कॉस्मेटिक सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट यूजुअली 3 से 6 महीनों में आ जाता है। सो इन सारी बातों की पेशेंट काउंसलिंग और एथिकल प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एब्लेशन थेरेपी के लिए। पेशेंट को सारे फायदे, नुकसान, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सब कुछ डिस्कस करना चाहिए, और जो मैं अपने सारे पेशेंट्स के साथ करता हूँ। कौन से पेशेंट्स पे एब्लेशन कभी नहीं करना चाहिए और पेशेंट को सर्जरी ऑफर करनी चाहिए। नंबर 1 पेशेंट जिनकी एफएनएसी या बायोप्सी क्लियर आंसर नहीं दे रही है, मतलब एफएनएसी का इंटरनेशनल स्कोरिंग बेथेस्डा स्कोर 2 से ज्यादा है, बेथेस्डा 3 है, एफएनएसी श्योर नहीं हो पा रही है कि नोड्यूल 100% बिनाइन है। नंबर 2 नोड्यूल कैंसरस है। नंबर 3 ऐसे एरियाज में नोड्यूल है जो अल्ट्रासाउंड पे क्लियरली विजिबल नहीं है। सो होपफुली इन बातों को समझने के बाद सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि किन पेशेंट्स में थर्मल एब्लेशन बेटर है और किन पेशेंट्स को सर्जरी चूज करनी चाहिए। और यूजुअली मैं अपने सारे पेशेंट्स में इन्हीं प्रोटोकॉल को फॉलो करता हूँ। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूं एक लाइव केस वीडियो ऑफ थायराइड एब्लेशन। नमस्कार।